दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर फ्राइडे को लगभग हमें 1% की गिरावट देखने को मिली और पिछले कई दिनों से स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल से अगर देखें यानी 25 का जो हाई बना था उस हिसाब से देखें तो करीब 11 रुपए की गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे आने वाले समय में क्या गिरावट और होगी या फिर तेजी की संभावना बनेगी, तो जल्दी हमारे सामने Q3 का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट की संभावना कैसी रह सकती है और इसके बीच में दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और ये जो गुड न्यूज़ है ये इशारा करिए कि आने वाले समय में पावर सेक्टर के सभी शेयरों में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। रिलायंस पावर की बात करें, यह कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है, यानी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है इलेक्ट्रिसिटी का और इसके अलावा कंपनी का अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी का कामकाज भी है और ऐसे में कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। सरकार इस समय अपना जो बड़ा विजन लेके चल रही है उस हिसाब से इस कंपनी का भविष्य मुझे उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास भी फिलहाल रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के अलावा कुछ बचा नहीं है। सारी कंपनियां एक एक करके अब बंद हो रही है और यहाँ पे देख सकते हो कि सारी की सारी बैंक करप्सी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास सिर्फ ये दो कंपनियां बची है जिनको वो आगे लेके जा सकते हैं और इनका जो सेक्टर है वही सेक्टर आगे कमाल कर सकता है। तो ऐसे में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो इसमें तेजी भी ज़बरदस्त बनी सिर्फ महीने भर के अंदर, जब वर्दे पार्टनर्स ने इनको एक बहुत बड़ा निवेश दिया और उसके बदले में इक्विटी ली। तो ये अब देख सकते हो कि इन्वेस्टर अभी भी आ रहे हैं रिलायंस पावर में, तो डरने की कोई बात नहीं। और यहाँ पे FIDI का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो क्या हमें इस समय रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे पहले हम इसके ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो फ्राइडे के दिन 14.05 पर स्टॉक की शुरुआत हुई और यही दिन भर का हाई है। लो 13.75 का है, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी थर्सडे की 14 की, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई। लेकिन उसके बाद जब बाजार में गिरावट का माहौल बना तो स्टॉक नीचे आया। यहाँ पे गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह FI की तरफ से जम के बिकवाली हुई है बाजार में और फ्राइडे के दिन उन्होंने बहुत भारी बिकवाली की और इसी वजह से यहाँ पे सभी शेयरों में दबाव देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग 13.85 पर ही, जहाँ पे 1.07% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो लगभग एक जैसा ही वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी लगभग 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ और अगर आप देखें तो थर्सडे को भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। 10.95 इसका 52 वीक का लोअर, 25 इसका 52 वीक का ही है। फिलहाल स्टॉक 13.85 के आसपास है। वैसे आप देखें तो स्टॉक की शुरुआत भी 12 रुपीज़ के आसपास से जो दौड़ना शुरू था 25 तक गया था, उसके बाद में धीरे धीरे स्टॉक काफ़ी नीचे आया, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी शुरू हो सकती है। अब इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि आने वाले समय में कोल डिमांड बढ़ने वाली है, यानी अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो कोल की जगह ले ले। ऐसे में कोल डिमांड अभी बढ़ने वाली है और यहाँ पे 8% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ये आप देख सकते हो कि ये जिस तरह से कोल की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब है इनके मार्जिन में भी इजाफा होगा। सबसे बड़ी बात है कि विश्व की तीसरा सबसे बड़ा देश है इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में, और इसीलिए कोल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और वैसे भी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 में कोल डिमांड पीक पर होगी, तो इसका मतलब कोल का जो कारोबार है ऐसे बढ़ने वाला है और ऐसे में रिलायंस पावर का कारोबार भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो ये लेटेस्ट एक और अपडेट निकल कर आई है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है, यानी 10% की बढ़त देखने को मिलेगी। अप्रैल 2022 तक अगर देखें तो करीब रिकॉर्ड हाई रही है अप्रैल 2022 में 216 गीगावाट की। तो ये आप देख ही सकते हो कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 6 से लेकर 7% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, पावर डिमांड बढ़ सकती है और यहाँ पे आने वाले समय देखें तो ये और तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर हम पीक डिमांड की बात करें तो ये 12% के आसपास रही ईयर ऑन बेसिस पे और 9% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रही है। तो ये आप देख ही सकते हो कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और इसको पूरा करने के लिए पावर सेक्टर की सभी कंपनियों को काम करना होगा, चाहे उसमें कोल बेस्ड पावर प्लांट हो या फिर सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी हो। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है, गवर्नमेंट ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है, यानी इंडिया अब ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है। जितनी भी विंड एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होगा या फिर सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसको पानी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जाएगा और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज अब इंडिया में इसके लिए तैयार हो चुकी है, वो आने वाले समय में इंडिया में निवेश भी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया है, 5 मिलियन मैट्रिक टन्स का ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा एनुअली 2030 तक, ये सरकार ने अपना गोल सेट किया है। और इसके लिए सरकार ने एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़े इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा 17,490 करोड़ रुपीज़ का
पीएलई स्कीम के तहत इसको बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी इस कंपनियां इस सेक्टर में सहयोग देगी, जो ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनियां, उन सबको ये बेनिफिट मिलने वाला है जो ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग में साथ देने वाले हैं। तो ये आप देख ही सकते हो कि सरकार का मिशन बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ में ऑलरेडी बिजनेस टाइप कर चुके हैं। वो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि आने वाले समय सब कंट्रीज जो पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को रोकने के लिए अब एक ही जरिया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए दूसरे इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल के अंदर। यानी बहुत सारी कंपनीज है, चाहे वो स्टील इंडस्ट्रीज हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो, रिफाइनरीज हो, वहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन है, वो सारा ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से उनका ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया कि पूरे विश्व की जो भी डिमांड है उसका 10% इंडिया पूरा कर देगा। यानी ग्रीन हाइड्रोजन की जो ग्लोबल डिमांड है उसका 10% हिस्सा इंडिया से पूरा हो सकता है। यानी एक तरह से इन्होंने एक बड़ा सपना देखा है और ये पूरा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। विश्व के काफ़ी देश है जो इंडिया में निवेश करना भी शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जापान ऑलरेडी इसमें एंटर हो चुके हैं। इसके अलावा सिंगापुर, साउथ कोरिया और यहाँ पे देखें तो यूरोपियन यूनियन, वो सारे के सारे इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन खरीदना चाहते हैं। तो एक अब जाके इंडिया को एक मौका मिला है, क्योंकि हमारे पास वो पोटेंशियल है, चाहे विंड एनर्जी के माध्यम से हो या सोलर एनर्जी के माध्यम से। हमारा क्लाइमेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील कर सकते हैं। तो अब ये एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है उन कंपनियों के लिए जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का काम करने वाली कंपनियाँ, जिसमें हम देख सकते हैं कि रिलायंस पावर भी शामिल है। वैसे जो एक्सपोर्ट है बाजार के, उनका कहना है कि 5 से 7 साल लग जाएंगे इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि अब तो ये शुरुआत है। तो आने वाले समय इनकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी जो भी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं। और ये स्टॉक है जो इस समय काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, आने वाले समय एक बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। अगर हम पिछले 4-5 साल की इसकी देखें सेहत में, तो आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। 2019 में अगर इनका रिवेन्यू देखें तो 8.53 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और इनको 2.95 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ था। 2020 में रिवेन्यू घट के 8.20 थाउजेंड करोड़ तक आया और लॉस बढ़ के 4.08 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। लेकिन 2021 में देखें तो रिवेन्यू बढ़ के 8.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी आ गई प्रॉफिट में 0.23 थाउजेंड करोड़ के। 2022 में थोड़ा सा इनका रिवेन्यू घटा है, यानी 7.70 थाउजेंड करोड़ का रिवेन्यू और कंपनी को 0.61 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार रिजल्ट अच्छा रह सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ा था इस बार, उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इस बार रिजल्ट में हमें पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद में एक शानदार तेजी की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें जो है HDFC लार्ज कैप मिड कैप फंड ने भी निवेश किया हुआ है करीब 7,866 करोड़ रुपये का। तो एक बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। इसके अलावा इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से पूरी 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। EPS स्ट्रेंथ जरूर इसकी वीक है, जहाँ पे 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड में देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। फिर से इसकी प्राइस स्ट्रेंथ देखें तो उसके 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो एवरेज कही जाएगी। ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 25% हो गई इस बार। सितंबर में ये 24.98% थी। तो इस क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अनिल अंबानी की तरफ से एक पहल की गई है। FI की होल्डिंग देखें तो इस बार आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, 7.97% थी क्वार्टर 2 में, जो इस बार 7.83% हुई है। DI की बात करूँ उनकी 3.50% की होल्डिंग थी, फिलहाल 3.27% की होल्डिंग है। मामूली सी होल्डिंग घटी है। गवर्नमेंट के पास 1.01% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास 63.88% के शेयर है। तो आप देख सकते हो FI DI का भी अच्छा खासा निवेश है और इस बार प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाया। तो एक तरह से देखें तो आने वाले समय इसमें तेजी की संभावना बन सकती है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 13.70 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। यानी आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर 13.25 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे गया तो फिर 12.70 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 14.70 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 15.25 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 15.70 तक भी जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से सरकार ने जो अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया उसके बाद में मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियाँ हैं वो सारे मल्टीबैगर बन सकते हैं। और एक समय इसका IPO जब आया तो आपको पता होगा इसकी प्राइस 400 के आसपास थी। तो आने वाले समय ये 3 डिजिट में आराम से जा सकता है। तो 3 डिजिट के टारगेट के साथ आपको निवेश करना चाहिए, से कम 3 साल का इसको होल्ड करें, ये आराम से 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।